बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर 3 सप्लीमेंट्री से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि पृथ्वी पर यात्रा का अंत। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पृथ्वी की यात्रा के बारे में कई चीज़ों को शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर में जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को डीपली में समझने के बाद प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो उत्तर आपको समझाने के बाद हिंदी वर्जन में भी इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरे शॉर्ट 10 क्वेश्चन जो हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। ठीक है, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर यात्रा में, पृथ्वी की यात्रा में जो लेखिका है वो अंटार्कटिका तक कैसे पहुंची, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको हम इम्पॉर्टेंट वीडियो में दिखाएंगे जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका। ठीक है, टू अंटार्कटिका ऑन ए रूसियन रिसर्च वेसल कॉल्ड द एकेडमिक शोकलशिली। ठीक है, तो कह रहा है कि द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका। ठीक है, लेखिका अंटार्कटिका की यात्रा, ठीक है, क्या करता है, ऑन ए रूसियन, ठीक है, रिसर्च वेसल कॉल्ड द एकेडमिक शोकलशिली। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि लेखिका अंटार्कटिका की यात्रा रूस में, रूस के, ठीक है, रिसर्च यानी कि अनुसंधान पोत एकेडमिक, ठीक है, अनुसंधान पोत, यहाँ पर जो है अनुसंधान पोत एकेडमिक में क्या करती है कि शोकाल्स्की में करती है, शोकाल्स्की में करती है। कहने का अर्थ है कि लेखिका जो है अंटार्कटिका की यात्रा रूस के अनुसंधान पोत के एकेडमिक, ठीक है, शोकाल्स्की में करती है। ठीक है, वहाँ पर पृथ्वी की यात्रा अंटार्कटिका के एकेडमिक शोकाल्स्की में करती है। फिर कह रहा है द जर्नी इन्वॉल्व्ड ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, यात्रा में, ठीक है, यात्रा में विभिन्न प्रकार के क्या करती है, ऑफ ट्रेवल मोड्स इंक्लूडिंग ए कार, एरोप्लेन एंड फाइनली द शिप। कह रहा है कि वह यात्रा में क्या करती है, कार, हवाई जहाज और क्या करती है कि विभिन्न प्रकार की यात्रा, ट्रैवल माने यात्रा, कई प्रकार की यात्राएं क्या करती है, विभिन्न यात्राएं साधनों का उपयोग करती है, प्रयोग करती है। यानी कि जहाज, एरोप्लेन, हवाई जहाज, कार, इन सारी चीज़ों को अपने यात्रा में प्रयोग करती है। ठीक है, विभिन्न सारी चीज़ों को यात्रा में अपने प्रयोग करती रहती है। कौन, लेखिका। फिर कह रहा है स्पेसिफिकली यानी कि विभिन्न रूप से, स्पेसिफिकली माने विभिन्न रूप से, द फाइनली द शिप की लेखिका की यात्रा, ठीक है, जहाज से हुई। और स्पेसिफिकली द ऑथर जर्नी स्टार्ट इन मद्रास, और विभिन्न रूप से लेखिका की यात्रा मद्रास से शुरू हुई। विभिन्न रूप से क्या हुआ कि लेखिका जी की जो यात्रा की शुरुआत थी वो मद्रास से होती है। क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, जिसमें 9 समय के क्षेत्रों, 6 चेक पॉइंट और 6 चेकिंग और एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और 3 जल निकायों को पार करना शामिल था। इन सारे यात्राओं में उसे क्या था कि क्रॉसिंग, पार किया, क्या पार किया, तो 9 समय के क्षेत्रों को, 6 चेकिंग को और 3 जल निकायों को पार करके क्या थे, इन चीज़ों में उसकी यात्रा में शामिल थे। द टोटल ट्रैवल टाइम अमाउंटेड टू ओवर 100 आवर्स। कुछ मात्रा समय 100 घंटे से अधिक था। कुछ मात्रा का समय
100 घंटे से अधिक था। इस प्रकार से लेखिका की यात्रा में ये हुआ कि लेखिका अंटार्कटिका की यात्रा रूसी के अनुसंधान पोत एकेडमी शोकाल्स्की में करती है, ठीक है। और यह यात्रा कार में, हवाई जहाज और कई सारे और जहाज़ों में, बोट्स में इसके सारी यात्राएं उपयोग में शामिल हैं। विभिन्न प्रकार की यात्राएं जो हैं वो इन सारे साधनों में शामिल हैं। विशेष रूप से लेखिका की यात्रा मद्रास से शुरू हुई, यानी कि मुख्य रूप से लेखिका की यात्रा मद्रास से शुरू होती है, जिसमें से उन्होंने पार किया, क्या किया पार, तो 9 समय के क्षेत्रों, 6 चेकिंग पॉइंट यानी कि चौकियों और 3 जल के निकायों को पार किया। द टोटल ट्रैवल टाइम अमाउंटेड, तो कह रहा है कि यहाँ पर कि कुछ मात्रा का समय 100 घंटे से अधिक था, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए पहले हम इसको हिंदी वर्जन में देख लें, तो उससे पहले हम रिपीट कर दें। तो द ऑथर ट्रैवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन ए रूसियन रिसर्च वेसल कॉल्ड द एडेमिक शोकल्स्की। द जर्नी इन्वॉल्व्ड ए कॉम्बिनेशन of travel modes including a car, an aeroplane, and finally the ship. Specifically the author's journey start in Madras, crossing 9 time zone, 6 checkpoints and 3 bodies of water. The total travel time amounted to over 100 hours, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश वर्जन में इसका आंसर। अब हम चलेंगे इसके अर्थ को स्पष्ट रूप से देखेंगे। उत्तर में इसका हिंदी वर्जन है कि लेखिका अंटार्कटिका की यात्रा रूसी अनुसंधान पोत एकेडमिक शोकाल्स्की में करती है। यात्रा में कार, हवाई जहाज और जहाज जैसे विभिन्न यात्राएं साधनों का उपयोग शामिल था। विभिन्न रूप से लेखिका की यात्रा मद्रास से शुरू हुई, जिसमें 9 समय क्षेत्रों, 6 चौकियों और 3 जल निकायों को पार करना शामिल था। कुछ मात्रा समय 100 घंटों से अधिक था, मतलब कि कुछ समय जो था वो 100 घंटे से अधिक था उसकी यात्रा में, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि What was the wonder author realized reaching Antarctica? अंटार्कटिका पहुंचकर लेखिका को किस आश्चर्य का आभास हुआ, ठीक है। तो अंटार्कटिका जब लेखिका पहुंचती है तो उसे किस बात का आश्चर्य का आभास होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि अपॉन रीचिंग अंटार्कटिका द ऑथर लाइकली टिशानी जोशी, ठीक है, टिशानी जोशी एक्सपीरियंस्ड ए मिक्स ऑफ रिलीफ एंड ए व्यू, ठीक है। अपॉन रीचिंग अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका पहुंचने पर, ठीक है, अंटार्कटिका पहुंचने पर द ऑथर लेखिका लाइकली टिशानी जोशी, संभवतः टिशानी दोषी, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका संभवतः टिशानी दोषी एक्सपीरियंस्ड ए मिक्स ऑफ रिलीफ एंड एवी, कह रहा है कि ने राहत और विस्मय का अनुभव किया। अंटार्कटिका पहुंचने के बाद लेखिका ने जो है टिशानी जो दोषी वो आराम का और शांति का, विस्मय, राहत का अनुभव करती हैं। शी वॉज अमेज्ड बाय द वेस्ट प्रिस्टाइन वाइट लैंडस्केप एंड द साइलेंस। कह रहा है कि शी वॉज अमेज्ड बाय द वेस्ट, कह रहा है कि वह विशाल प्राचीन सफ़ेद परिदृश्य और शांति से चकित थी। क्या थी कि वह विशाल और प्राचीन सफ़ेद, ठीक है, वाइट यानी कि प्राचीन, प्रेस्टाइन वाइट यानी कि प्राचीन सफ़ेद, क्या थी कि से चकित थी और उसके प्रदृश्य जो थे वो शांत थे, कि मानो क्या थे, शांत थे। कह रहा है कि वह विशाल प्राचीन सफ़ेद से प्रदृश्य और शांति से चकित थी, साइलेंस मतलब शांत से चकित थी। फीलिंग लाइक शी हैड ट्रेवल टू अनदर प्लैनेट,
ठीक है, मानो वह किसी दूसरे ग्रह पर आ गई हो। प्लैनेट माने ग्रह। तो कह रहा है कि वह वहाँ पर किसी विशाल और प्राचीन सफ़ेद परिदृश्य को शांति से चकित थी, और वह देखकर उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी और ग्रह पर यात्रा कर रही हो। उसे देखकर, उन चीज़ों को, दृश्य को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी और ग्रह की यात्रा पर आई हो। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि शी ऑल्सो रियलाइज टू कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, शी ऑल्सो रियलाइज्ड कि उसने क्या किया, महसूस किया कॉन्टिनेंट फ्रेजिलिटी एंड इट इम्पोर्टेंस एज ए की इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो कह रहा है कि फ्रेजिलिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एज ए की इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। कह रहा है कि उसने महाद्वीप की नाजुकता और जलवायु परिवर्तन के, महाद्वीप की क्या की थी, नाजुकता और जलवायु परिवर्तन के एक प्रमुख संकेतक के रूप में इसके महत्व को भी महसूस किया। ठीक है, क्या किया कि वह महाद्वीप के नाजुकता को और जलवायु के, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कि जो जलवायु के परिवर्तन में जो संकेत देता है, इंडिकेटर यानी कि संकेतक को रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण महसूस किया उस संकेत को। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहती है लेखिका कि अंटार्कटिका पहुँचने पर लेखिका संभवतः टिशानी जोशी क्या करती है, ने राहत और विस्मय का क्या किया, अनुभव किया, यानी कि राहत और आराम का अनुभव किया। और वह एक विशाल और प्राचीन सफ़ेद परिदृश्य को शांति से देखने लगती है और चकित हो जाती है, और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह दूसरे ग्रह पर आ चुकी है। शी ऑल्सो रियलाइज्ड, उसे बाद में महसूस होता है कि महाद्वीप जो है वो नाजुकता और जलवायु परिवर्तन के एक प्रमुख, ठीक है, महत्वपूर्ण संकेत को क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस चीज़ों को महत्वपूर्ण क्या कर रहा है, इंडिकेटर यानी कि तो संकेत उसका बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर। एक बार हम रीड कर दें, फिर इसके हिंदी को अर्थ को देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अपॉन रीचिंग अंटार्कटिका द ऑथर likely Tishani Doshi experienced a mix of relief and awe. She was amazed by the vast, pristine, white landscape and the silence, feeling like she had traveled to another planet. She also realized the continent's fragility and it important as a key indicator of climate change. ठीक है, तो इसका हिंदी वर्जन देख लें कि अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका संभवतः टिशानी जोशी ने राहत और विस्मय का अनुभव किया। वह विशाल प्राचीन सफ़ेद परिदृश्य और शांति से चकित थी, मानो वह किसी दूसरे ग्रह पर आ गई हो। उन्होंने द्वीप की नाजुकता, ठीक है, यानी कि फ्रेजिलिटी और जलवायु परिवर्तन के एक प्रमुख संकेत के रूप में इसे महत्व को भी महसूस किया, यानी कि जलवायु के जो परिवर्तन है उसमें एक संकेत पता चलता है, और उस रूप में जो उसकी महत्वता थी उसको भी टिशानी जोशी ने महसूस किया। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हु वाज जोएफ ग्रीन। ठीक है, कि जोएफ ग्रीन कौन था, What did he offer to the student? उन्होंने विद्यार्थियों को क्या प्रस्ताव दिया, कि जोएफ ग्रीन कौन था और उन्होंने विद्यार्थियों को क्या प्रस्ताव दिया, इसका उत्तर हम देखेंगे। तो आंसर लिखेंगे जोएफ ग्रीन इज द फाउंडर ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि जोएफ ग्रीन स्टूडेंट ऑफ आइस के संस्थापक थे। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ आइस के क्या थे, संस्थापक थे। कौन, जोएफ ग्रीन। ठीक है, तो फाउंडर माने संस्थापक, तो जोएफ ग्रीन जो थे वो स्टूडेंट ऑफ ऑन आइस के संस्थापक थे। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन एक्सपीडिशन टू पोलर रीजन्स। कह रहा है कि एन
ऑर्गेनाइजेशन डेट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन एक्सपीडिशन टू पोलर रीजन। कह रहा है कि यह एक ऐसा संगठन है जो हाई स्कूल के छात्रों, ठीक है, यह एक ऐसा संगठन है जो हाई स्कूल के छात्रों को और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या है, अभियानों को ले जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों के अभियानों को ले जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जोएफ ग्रीन जो है वो स्टूडेंट ऑन आइस के संस्थापक है और जो हाई स्कूल के छात्रों, यानी कि यह एक ऐसा संगठन है जो हाई स्कूल के छात्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों के अभियानों तक ले जाता है। ही एम्ड टू प्रोवाइड दिस स्टूडेंट विथ यूनिक इन्वायरमेंट्स fostering a deeper understanding and respect for the planet and its ecosystems। तो कह रहा है कि he aimed to provide this student, कह रहा है कि यहाँ पर कि उनका उद्देश्य इन छात्रों को क्या करना है, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय सीखने का अनुभव प्रदान करता है। तो कह रहा है कि इनका जो उद्देश्य है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि छात्रों को क्या करते हैं, उद्देश्य का प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सलाह देते हैं विथ यूनिक इन्वायरमेंट, यानी कि उद्देश्य है कि इन छात्रों को अद्वितीय वातावरण, इन्वायरमेंट माने वातावरण, फॉस्टरिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग, कि उसमें अद्वितीय सीखने के लिए अनुभव प्रदान करें, समझने के लिए अनुभव प्रदान करें, एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट, कि अनुभव प्रदान करना जिससे ग्रह और एंड इट इकोसिस्टम, ग्रह और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए गहरी समझ और संभावना का बढ़ावा मिले। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि उनका उद्देश्य है कि इन छात्रों को अद्वितीय वातावरण, ठीक है, अद्वितीय वातावरण और अद्वितीय सीखने के अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, उनका उद्देश्य है उनके छात्रों को अद्वितीय वातावरण और अद्वितीय सीखने का अनुभव प्रदान करे, जिससे वह ग्रह और पारिस्थितिक तंत्रों का, ठीक है, इकोसिस्टम माने पारिस्थितिक तंत्र, ग्रह और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए गहरी समझ, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, और रिस्पेक्ट मतलब सम्मान को बढ़ावा मिले, गहरी समझ और सम्मान को बढ़ावा मिल सके उनके छात्रों को, उनका यही उद्देश्य था। द एक्सपीडिशन आर डिजाइंड टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लीडर। ठीक है, द एक्सपीडिशन यानी कि ये अभियान आर डिजाइन टू इंस्पायर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ये अभियान अगली पीढ़ी, इन्वायरमेंटल लीडर, अगली पीढ़ी के पर्यावरण लीडर माने नेताओं को प्रेरित करता है, को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। कह रहा है कि ये सारे अभियान अगली पीढ़ी के पर्यावरणीय नेताओं को प्रेरित करने के लिए क्या करता है, डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना और डिज़ाइन किए गए हैं। तो जोएफ ग्रीन जो है वो स्टूडेंट ऑन आइस के संस्थापक हैं और वो अपने छात्रों से जो अपेक्षा करते हैं वही सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वो हाई स्कूल के छात्रों को और ध्रुवीय अभियानों तक ले जाएंगे, और उनका उद्देश्य है कि यह एक द्वितीय वातावरण को सीखने का अनुभव प्रदान करवा सके उन छात्रों को, जिससे वो ग्रह और पारिस्थितिक तंत्रों की गहरी समझ को, सम्मान का और भी बढ़ावा दे सके। ये अभियान अगली पीढ़ी के पर्यावरणीय नेताओं को क्या करता है, प्रेरित करने में डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर। एक बार हम रीड कर दें, उसके बाद हम इसके हिंदी को देखेंगे। तो जोएफ ग्रीन इज़ द फाउंडर ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस, एन ऑर्गेनाइजेशन that take high school student on expedition to polar region. He aimed to provide this student with unique environmental, fostering a deeper understanding and respect for the planet and its ecosystem. The expedition are designed to inspire the next generation of environmental leader. ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से इसका आंसर। अगला प्रश्न मतलब इसका अर्थ है जो कि
कि जोएफ ग्रीन स्टूडेंट ऑन आइस के संस्थापक हैं। यह एक ऐसा संगठन है जो हाई स्कूल के छात्रों को ध्रुवीय क्षेत्रों में अभियानों तक ले जाता है। उसका उद्देश्य इन छात्रों को अद्वितीय वातावरण में अद्वितीय सीखने के लिए अनुभव प्रदान कराना था, जिससे ग्रह और उसके पारिस्थितिक तंत्रों के लिए गहरी समझ और सम्मान को बढ़ावा मिले। ये अभियान अगली पीढ़ी के पर्यावरण नेताओं को प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसका हिंदी वर्जन तीसरे प्रश्न का। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका का एक आदर्श स्थान कैसे है। यानी कि पर्यावरणीय परिवर्तन, यानी कि जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका जो है एक आदर्श स्थान कैसे है, क्यों है और किस लिए है। यही जो है इसका प्रश्न है कि जो पर्यावरण के परिवर्तन के लिए अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका एक आदर्श स्थान कैसे है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है इसका अंटार्कटिका प्रिस्टाइन इन्वायरमेंट एंड सिंपल इकोसिस्टम, पार्टिकुलरली इट आइस डिपेंडेंट स्पीशीज मेक इट आइडल फॉर स्टडिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो देखिए अंटार्कटिका प्रिस्टाइन का अर्थ होता है प्राचीन। तो अंटार्कटिका का प्राचीन पर्यावरण एंड सिंपल इकोसिस्टम और सरल पारिस्थितिकी तंत्र, पार्टिकुलरली विशेष रूप से आइस डिपेंड स्पेसीज और उसकी बर्फ पर निर्भर प्रजातियां मेक इट आइडल फ्रॉम स्टडिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस। कह रहा है कि उसकी जो है आदर्श क्या करती हैं, आदर्श अध्ययन पर्यावरण के लिए परिवर्तन लाती हैं, यानी कि उसे पर्यावरणीय परिवर्तन में अध्ययन के लिए आदर्श बनाती हैं। पर्यावरणीय चेंजेस यानी कि परिवर्तन के लिए अध्ययन का आदर्श बनाती हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अंटार्कटिका के प्राचीन पर्यावरण और सरल पारिस्थितिकी तंत्र को विशेष रूप से उसकी बर्फ पर निर्भर प्रजातियां इसे पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए क्या करती हैं, निर्भर प्रजातियां उसके पर्यावरणीय परिवर्तन के अध्ययन के लिए क्या करती हैं, आदर्श प्रदान करती हैं। फिर कह रहा है इट लैक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी अलाउ रिसर्चर्स टू ऑब्जर्व नेचुरल प्रोसेस विदाउट कॉन्फाउंडिंग फैक्टर्स। कह रहे हैं यहाँ पर कि इट लैक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि इससे मानवीय आबादी और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, तो इट लैक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि इससे मानवीय आबादी और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, अलाउ रिसर्चिंग टू ऑब्जर्व नेचुरल प्रोसेसेस की कमी शोधकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए। ठीक है, शोधकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए। और क्या है, प्रोग्रेस विदाउट कंफाउंडिंग फैक्टर, कि उसके शोधकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए कारकों के बिना प्राकृतिक और प्रक्रियाओं यानी कि प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देती है, प्राकृतिक निरीक्षण करने की अनुमति देती है। कह रहा है फिर से यहाँ पे समझिए कि इसके मानवीय आबादी और जैव विविधता की कमी को शोधकर्ताओं को भ्रमित यानी कि भ्रमित करने वाले कारकों को नेचुरल मतलब प्राकृतिक और प्रोसेस यानी कि प्रक्रियाओं का कॉन्फाउंडिंग मतलब निरीक्षण करने में अनुमति देती है। फर्थरमोर, ठीक है, फर्थरमोर यानी कि इसके अलावा द लॉन्ग टर्म डाटा फॉर आइस कोर, कि बर्फ की कोर और बर्फ की अलमारियां, ठीक है, आइस सेल्फ्स यानी कि कह रहा है कि इसके अलावा बर्फ के कोर और बर्फ की अलमारियां, ठीक है, अलमारियां
प्रोवाइड ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अलमारिया से प्राप्त दीर्घकालिक, ठीक है, दीर्घकालिक डेटा जलवायु परिवर्तन का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जलवायु के परिवर्तन का, क्लाइमेट मतलब जलवायु, चेंजेस मतलब परिवर्तन, तो जलवायु के परिवर्तन का एक हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक क्या है, रिकॉर्ड प्रदान करता है। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। तो कह रहा है कि बर्फ की अलमारियों के अलावा जो प्राप्त दीर्घकालिक है वो डेटा जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को प्रदान करता है, इंक्लूडिंग द एफर्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिससे वह ग्लोबल वार्मिंग को प्रभाव में भी शामिल है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस प्रभाव पर शामिल है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अंटार्कटिका का जो प्राचीन पर्यावरण है वो सरल पारिस्थितिक तंत्र है जो विशेष रूप से बर्फ पर निर्भर प्रजातियां इसके पर्यावरणीय क्या करता है, परिवर्तन को जागृत करता है, तो उसके परिवर्तन के लिए अनुमति भी देता है। तो जैसा मैंने आपको समझाया वैसे ही इसका आंसर है। तो हम हिंदी वर्जन देखेंगे। सबसे पहले हम इस आंसर को एक बार रिपीट कर दें। तो अंटार्कटिका प्रिस्टाइन इन्वायरमेंट एंड सिंपल इकोसिस्टम, पार्टिकुलरली इट आइस डिपेंड स्पेसीज मेक इट आइडल फॉर studying environmental change. Its lack of human population and biodiversity allow researchers to observe natural process without confounding factor. Furthermore, the long-term data from ice core and ice shelves provide a historical record of climate change, including the effect of global warming. ठीक है, चलिए इसका हम हिंदी वर्जन देख लें। तो अंटार्कटिका का प्राचीन पर्यावरण और सरल पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से उसकी बर्फ पर निर्भर प्रजातियां इसके पर्यावरणीय परिवर्तन के अध्ययन के लिए आदर्श बनाती हैं। इसमें मानवीय आबादी और जैव विविधता की कमी शोधकर्ताओं को भ्रमित करने वाले कारकों के बिना प्राकृतिक प्रक्रियाओं को निरीक्षण करने की अनुमति देती है। इसके अलावा बर्फ के कोर और बर्फ की अलमारियों से प्राप्त दीर्घकालिक डेटा जलवायु परिवर्तन का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का, ठीक है, चौथे प्रश्न का उत्तर इस चैप्टर से। अब हम देखेंगे पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के पर्यावरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अंटार्कटिका में जो पर्यावरण है हमें उसका विस्तार में वर्णन करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर लिखेंगे, अंटार्कटिका इज ए कोल्ड, ड्राई एंड वाइंडी कॉन्टिनेंट प्राइमरली कवर्ड इन आइस एंड स्नो। ठीक है, यानी कि अंटार्कटिका एक ठंडा और शुष्क बर्फीला क्या है, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप है, जो प्राइमरली यानी कि मुख्य रूप से कवर्ड इन आइस एंड स्नो, जो मुख्य रूप से बर्फ और हिम से ढका हुआ है। क्या है, मुख्य रूप से बर्फ और हिम से ढका हुआ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि अंटार्कटिका एक ठंडा, शुष्क और बर्फीला महाद्वीप है जो मुख्य रूप से बर्फ और हिम से ढका हुआ है। कवर्ड मतलब ढका हुआ। फिर कह रहा है, इट्स द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और ठंडा स्थान है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और ठंडा स्थान है। विथ टेम्परेचर ड्रॉपिंग बिलो 80 डिग्री -80 डिग्री सेल्सियस एंड -112 डिग्री F। ठीक है, इन द टेरियर एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग विंटर। कह रहा है कि यह पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है और जहाँ आंतरिक भागों में तापमान, जहाँ पर आंतरिक भागों में जो तापमान है वो
80 डिग्री सेल्सियस से 112 डिग्री F के नीचे गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है। और फिर क्या है, और विशेष रूप से स्पेसिफिकली यानी कि विशेष रूप से सर्दियों के दौरान तेज हवाएं चलने लगती हैं। विशेष रूप से सर्दियों के दौरान यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब तेज हवा, तो यहाँ पर सर्दियों के दौरान तेज हवा भी चलने लगती है। फिर कह रहा है डिस्पाइट द हर्श कंडीशन इट सपोर्ट यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक पेंगुइन एंड सील्स। ठीक है, डिस्पिट यानी कि इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद, ठीक है, इन कठोर, हार्श माने कठोर, कंडीशन मतलब परिस्थितियाँ, इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद इट सपोर्ट यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड लाइक पेंगुइन एंड सील, यह पेंगुइन और सील जैसे अद्वितीय वन जीवों को समर्थन करता है। यानी कि यहाँ पर कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर पेंगुइन और सील जैसे अद्वितीय जो वन जीव होते हैं उनका समर्थन भी करता है। कौन? अंटार्कटिका। द सराउंडिंग सॉर्थर्न ओशियन इज रिच इन मैरीन लाइफ। इसके चारों ओर दक्षिण महासागर समुद्री जीवन का भरपूर क्या है? जीवन से भरपूर है। कहने का तात्पर्य है कि इसके चारों ओर दक्षिण महासागर समुद्री, ठीक है, समुद्री जीवन से भरपूर है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन का आंसर। एक बार हम रीड कर दें, फिर इसके हम अर्थ को देखेंगे हिंदी वर्जन में। तो अंटार्कटिका इज ए कोल्ड, ड्राई एंड वाइंडी कॉन्टिनेंट प्राइमरली covered in ice and snow. It's the coldest place on earth with temperature dropping below 80 degrees Celsius. 112 degree F is in the interior and strong wind, specifically during support unique wildlife like penguin and seals. The surrounding southern ocean is rich इन मैरीन लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम हिंदी वर्जन देख लें। तो इसमें हम लिखेंगे कि अंटार्कटिका एक ठंडा, शुष्क और बर्फीला महाद्वीप है, तो जो मुख्य रूप से बर्फ और हिम से ढका हुआ है। यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है, जहां आंतरिक भागों में तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से 112 डिग्री F से नीचे गिर जाता है और विशेष रूप से सर्दियों के दौरान तेज हवाएं चलती हैं। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह पेंगुइन और सील जैसे अद्वितीय वन जीवों का समर्थन करता है। इसके चारों ओर का दक्षिण महासागर समुद्री जीवन से भरपूर है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो स्टूडेंट ऑन आइस का प्रोग्राम जो हुआ उसका मुख्य उद्देश्य, एम माने उद्देश्य, क्या था? चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। आंसर लिखेंगे द प्राइमरी एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम was to provide high school student with unique educational opportunities in polar region। ठीक है, तो कह रहा है कि द प्राइमरी एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है, कि स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? was to provide high school student and unique educational opportunities in polar region। कि प्राथमिक उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च विद्यालय के छात्रों को, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च विद्यालय के, ठीक है, स्कूल यानी कि हाई स्कूल, उच्च विद्यालय के, हाई स्कूल के, कह रहा है कि विद्यालय के छात्रों को अद्वितीय शैक्षिक अवसर, एजुकेशन मतलब शैक्षिक अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, क्या किया? प्रदान किया। ठीक है, प्रदान करना था। कि स्टूडेंट ऑन आइस के कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य जो था वो ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च विद्यालय के छात्रों को अद्वितीय शैक्षिक अवसर देने का क्या था? अवसर प्रदान करना था। ठीक है, फिर कह रहा है कि
फॉस्टरिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट। कह रहा है कि जिससे ग्रह के प्रति गहरी समझ और सम्मान में क्या मिले, बढ़ावा मिल सके। जिससे कह रहा है कि ग्रह के प्रति अत्यधिक यानी कि अधिक रूप में समझ और क्या मिले, सम्मान मिले। पार्टिकुलरली कंसर्निंग इन्वायरमेंटल इशू लाइक क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कह रहा है कि विशेष रूप से, ठीक है, पार्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, चेंज माने परिवर्तन, विशेष रूप से जलवायु का परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय इशू माने मुद्दों के संबंध में, पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में। तो कह रहा है यहाँ पर कि जिससे ग्रह के प्रति गहरी समझ और सम्मान मिल सके और जो है कि जिससे ग्रह के प्रति क्या मिले, गहरी समझ और सम्मान मिले, विशेष रूप से जलवायु के परिवर्तन में जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में क्या करे, परिवर्तन का अभाव हो। द प्रोग्राम एम्ड टू इंस्पायर एंड एम्पावर फ्यूचर लीडर्स टू बिकम इन्वायरमेंटल स्टीवार्ड्स एंड ग्लोबल सिटीजन। कह रहे कि द प्रोग्राम एम्ड टू इंस्पायर एंड एम्पावर, कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के नेताओं को, ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के नेताओं को, ठीक है, नेताओं को पर्यावरण संरक्षक यानी कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो जाता है वो जाता है यहाँ के पर्यावरणीय संरक्षक और वैश्विक नागरिक को, ठीक है, फ्यूचर लीडर्स यानी कि वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित और सशक्त बनना था। इसका उद्देश्य था कि हमारे देश के इस कार्यक्रम में उद्देश्य था कि भविष्य के जो नेता हैं फ्यूचर लीडर्स, कि उसको पर्यावरण के संरक्षण और वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना था। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट ऑन आइस का यही प्रोग्राम का उद्देश्य था कि किस प्रकार से वो वैश्विक नागरिक को बनाने में प्रेरित कर सके और सशक्त बना सके यानी कि कठोर बना सके। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार मैं रीड कर दूं, फिर इसके हिंदी वर्जन को देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो द प्राइमरी एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम was to provide high school student with unique educational opportunities in polar regions, fostering a deeper understanding and respect for the planet, particularly concerning environmental issue like climate change. The program aimed to inspire and empower future leaders to become environmental stewards and global citizens. ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं इसका हिंदी वर्जन। तो हिंदी वर्जन में लिखेंगे कि स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च विद्यालय के छात्रों को अद्वितीय शैक्षिक अवसर प्रदान करना था, जिससे ग्रह के प्रति गहरी समझ और सम्मान को बढ़ावा मिले। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के नेताओं को पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना था। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां प्रश्न कह रहा है कि वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस सो सक्सेसफुल। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम इतना सफल क्यों था। ठीक है, तो अब किस लिए, उसका क्या उद्देश्य था वो तो हमने समझ लिया, लेकिन इसका उद्देश्य के लिए ये सफल क्यों हुआ ये हम देखेंगे। तो देखिए इसके आंसर में लिखेंगे द स्टूडेंट ऑन आइस यानी कि स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम, ठीक है, प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम वॉज सक्सेसफुल ड्यू टू इट यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेरिएंटल लर्निंग इन पोलर रीजन, कि स्टूडेंट ऑन आइस का प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम ध्रुवीय क्षेत्रों, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुभवात्मक शिक्षा, ठीक है, कह रहा है कि अनुभवात्मक शिक्षा एजुकेशनल फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि अनुभवात्मक शिक्षा जलवायु के, क्लाइमेट चेंज जलवायु के परिवर्तन पर
एजुकेशन यानी कि शैक्षिक ध्यान और पर्यावरणीय प्रबंध की भावना को बढ़ावा देने में सहायता करता है। फिर से एक बार रिपीट करें तो देखिए, स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुभवात्मक शिक्षा, जलवायु के परिवर्तन पर शैक्षिक ध्यान और पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल स्टावर्डशिप तो की प्रबंध की भावना जो है वो क्या करती है, बढ़ावा देने में अपने फॉस्टरिंग ए सेंस यानी कि अद्वितीय संयोजन के कारण में सफल रहती है। आगे की इसमें लाइन है, इसके आगे ऑफ इन्वायरमेंटल स्टावर्डशिप कह रहा है कि यहाँ पर कि जलवायु परिवर्तन में शैक्षिक ध्यान और पर्यावरणीय प्रबंध की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने अद्वितीय संयोजन के कारण में सफल रहा। बाय ऑफरिंग डायरेक्ट इन एक्सपोजर टू दिस fragile ecosystem, the program inspired a generation of young leaders and advocates for environmental conservation। ठीक है, कंजर्वेशन कह रहा है यहाँ पर बाय ऑफरिंग डायरेक्ट एक्सपोजर, कह रहा है यहाँ पर कि इस नाजुक परिस्थितियों में, ठीक है, इकोसिस्टम मतलब कि यहाँ पर कि पारिस्थितिकी तंत्र, इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को ने युवा और नेताओं ने, यंग एंड लीडर यानी कि युवा और नेताओं ने इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण कन्वर्सेशन यानी कि संरक्षण के परोपकार के लिए जनरेशन मतलब कि एक पीढ़ी को प्रेरित किया कि इस जो स्टूडेंट ऑफ द इन आइस जो है उस कार्यक्रम की सफलता में सबसे बड़ा योगदान ये था कि इस नाजुक परिस्थितिकी तंत्र को क्या किया, सीधे संपर्क में लाकर इस युवा और नेताओं के जो पर्यावरण संरक्षण पर परोपकार किए हैं उसका एक क्या है, प्रेरणा देने की पीढ़ी को प्रेरित करता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है जो कि इसको प्रेरित करने के लिए इसके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यही था इसका आंसर। कहने का तात्पर्य था इसमें कि स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम में ध्रुवीय क्षेत्रों में जो अनुभवात्मक शिक्षा है वो जलवायु परिवर्तन और जो शैक्षिक ध्यान था उसका वो पर्यावरणीय, ठीक है, क्या करता है कि प्रबंधन की भावना को ध्यान में रखते हुए बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देता है और अपने संयोजन के कार्यों को सफल बनाए रखता है और इस नाजुक स्थिति में पारिस्थितिकी तंत्र को सीधे संपर्क में लाकर इसके कार्यक्रम को युवा नेता जो है वो संरक्षण और परोपकार की एक पीढ़ी को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। पहले हम आंसर रीड कर दे, रिपीट कर दे, फिर इसके अर्थ को देखेंगे। तो यहाँ से आपका आंसर है कि द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुल ड्यू टू इट यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ experiential learning in polar region, educational focus on climate change and fostering a sense of environmental stewardship by offering direct exposure to these fragile ecosystem. The program inspired a generation of young leaders and advocates for इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन, ठीक है, कंसर्वेशन। ठीक है, चलिए इसका हम हिंदी वर्जन देखें तो स्टूडेंट ऑन आइस के कार्यक्रम ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुभवात्मक शिक्षा, जलवायु परिवर्तन पर शैक्षिक ध्यान और पर्यावरणीय प्रबंधन के भावना को बढ़ावा देने के अपने अद्वितीय संयोजन के कारण सफल रहा और इन नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों को सीधा संपर्क में लाकर इस कार्यक्रम को युवा नेताओं और पर्यावरण संरक्षण के परोपकारों को एक पीढ़ी को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 7वें क्वेश्चंस के सारे आंसर्स। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे 8वें क्वेश्चंस पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जियोफ डू व्हेन ही वॉज आउट ऑफ स्कूल। सोफ़ी का भाई ज़ियाफ जब स्कूल से बाहर था तो उसने क्या किया। ठीक है, जब सोफ़ी का भाई
ज़ैफ जो था वो स्कूल से बाहर था तो उसने क्या किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए सवाल है। तो आंसर है कि व्हेन जोएफ वाज आउट ऑफ स्कूल ही बिकेम ए 3-year अप्रेंटिस मैकेनिक। यानी कि जब जोएफ स्कूल से बाहर था तब वह 3 साल का था। ठीक है, जब जोएफ स्कूल से बाहर था तब वो 3 साल का था और 3 साल की उम्र में ही वह अप्रेंटिस मैकेनिक बना हुआ था। यानी कि अप्रेंटिस मैकेनिक था 3 साल की सिर्फ उम्र में। ही ट्रेवल्ड टू वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। ठीक है, टू द फार साइड ऑफ द सिटी, यानी कि यात्रा में वह हर दिन स्कूल से बाहर, हर दिन विद्यालय से बाहर जाकर क्या करता था, शहर के बाहर यात्रा करता था। यानी कि वह हर दिन स्कूल के बाहर शहर की यात्रा करता था और काम भी करता था। सोइफ admired him because कि सोइफ admired him because he believed he had a different, more interesting world than she knew, filled with exotic people। तो यहाँ पे कह रहा है कि he traveled to work each day to the far side of the city। यानी कि वह हर दिन शहर के से दूर के छोर पर काम करने के लिए यात्रा करता था। सोफी admired him because she believed he had a different, more interesting world than she knew, filled with toxic people। यानी कि कह रहा है यहाँ पर कि सोफी admired him because, यानी कि सोफी उसे पसंद करती थी क्योंकि he believed he had a different, क्योंकि उसके विश्वास था कि उसके पास एक क्या है, अलग सी चीज़ें हैं। उसे विश्वास था कि उसके पास एक अलग सी क्या है, तो मोर इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, कि उससे अधिक अलग दिलचस्प दुनिया थी। देन शी न्यू फील्ड विथ एक्सोटिक पीपल, यानी कि जिससे वह जानती थी कि वे क्या है, कि विदेशी लोगों से भरी हुई थी, कि वह दिलचस्प दुनिया थी जिससे वह जानती थी कि वह एक क्या है, कि दिलचस्प दुनिया है, और उससे वह जानती थी कि वह विदेशी लोगों से भरी हुई दुनिया है। ठीक है, इसलिए वह उसे पसंद करती थी। फिर कह रहा है कि शी आइडियलाइज्ड हिम एंड लॉन्ग्ड टू बी क्लोजर टू हिम, होपिंग ही माइट टेक ही विथ हिम वर्ल्ड समडे। यानी कि शी आइडियलाइज्ड, यानी कि कह रहा है कि उसने उसे आदर्श माना, हिम एंड लॉन्ग्ड टू बी क्लोजर टू हिम, कि उसने उसे आदर्श माना और उसे करीब आने की लालसा रखती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि वह उसके करीब आने की लालसा रखती थी। तो होपिंग ही माइट, उससे उम्मीद रखती थी, उम्मीद करते हुए सोचती थी कि टेक हिम विथ हिम वर्ल्ड समडे, कि उम्मीद करते हुए वह यह सोचती थी कि उसे किसी दिन अपनी दुनिया में वह ले जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सोफी थी वो उसे पसंद करती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पास एक अलग सी दुनिया है जो दिलचस्प दुनिया थी, और वह जानती थी कि जो विदेशी लोगों से भरी हुई थी उसमें वह आदर्श माना और उसके करीब जाने की लालसा रखती थी। वह उम्मीद करते हुए कि उसे एक दिन वह अपनी दुनिया में ले जाएगा। उसे इस चीज़ का क्या था, वहम था। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर्स। तो अब हम पहले इसे रीड करेंगे, उसके बाद इसके हिंदी वर्जन्स को देखेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि व्हेन ज़ियोफ वाज आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, ही बिकेम ए 3-year apprentice mechanic. He traveled to work each day to the far side of the city. Sophie admired him because he believed he had a different, more interesting world than she knew, filled with exotic people. She idealized him and longed to be closer to him, hoping he might take he with him world someday। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हिंदी वर्जन। तो लिखेंगे कि जब जोएफ स्कूल से बाहर था तो वह 3 साल का
अप्रेंटिस मैकेनिक बन गया। ठीक है, वह हर दिन शहर से दूर के छोर पर काम करने के लिए यात्रा करता था। सोफी उसे पसंद करती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पास एक अधिक दिलचस्प दुनिया थी जिससे वह जानती थी कि जो विदेशी लोगों से भरी हुई थी। उसने उसे आदर्श माना और उसके करीब आने की लालसा रखती थी, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे किसी दिन अपनी दुनिया में ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस 8वें प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न कह रहा है कि हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नोन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि भूगर्भीय घटनाएं हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने से किस प्रकार सहायता करती हैं। यानी कि भूगर्भीय घटनाएं जो होती हैं वो मानव जाति की जो इतिहास है उसके बारे में जानने के लिए किस प्रकार मदद या सहायता करती हैं। चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। तो आंसर में होगा कि जियोलॉजिकल फेनोमेना प्रोवाइड क्रूशियल इंसाइट इनटू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बाय रिवीलिंग पास्ट इन्वायरमेंट्स, क्लाइमेट एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। यानी कि भूगर्भीय घटनाएं, ठीक है, कि जियोलॉजिकल फेनोमेना की भूगर्भीय घटनाएं, ठीक है, प्रोवाइड क्रूअल इंसाइट इनटू द हिस्ट्री मैनकाइंड, कि मानव इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। कि ये जो भूगर्भीय घटनाएं हैं वो मानव इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदान करती हैं, जिसमें क्लाइमेट्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसमें पिछले वातावरण, जलवायु, ठीक है, जिसमें पिछले वातावरण, जलवायु और क्या है, जीवन के विकास का खुलासा होता है। ठीक है, खुलासा होता है। तो कह रहा है कि भूगर्भीय जो घटनाएं हैं वो मानव इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदान कराती हैं, जिससे पिछले वातावरण, जलवायु और जीवन के विकास का खुलासा होता है। फिर आगे कह रहा है कि स्टडिंग fossils, rocks, layers and geological event help scientists understand human organs, migration and adaptation to changing landscape and climate। तो कह रहा है कि स्टडिंग फॉसिल्स यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन, रॉक लेयर एंड जियोलॉजिकल इवेंट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड। कह रहा है कि जीवाश्मों, चट्टानों की परतें, और कह रहा है कि यहाँ पर जियोलॉजिकल यानी कि भूगर्भीय घटनाओं, ठीक है, कि जीवाश्मों, चट्टान की परतें और भूगर्भीय घटनाओं का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन साइंटिस्ट, तो वैज्ञानिकों को मानव उत्पत्ति प्रवास को बदलते परिदृश्यों और जलवायु के अनुकूल को समझने में मदद करती है, अनुकूलों को समझने में भी मदद करती है। ठीक है, तो यही कह रहा था। इसका आंसर एक बार फिर से मैं अपनी भाषा में समझा दूं। कहना चाहता है कि भूगर्भीय जो घटनाएं हैं वो मानव इतिहास के बारे में, ठीक है, मानव इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, जिसमें पिछले वातावरण, जलवायु और जीवन के विकास का खुलासा होता है, और जीवाश्मों, चट्टान की परतें और भूगर्भीय घटनाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक ने मानव की उत्पत्ति, प्रवास और बदलते हुए परिवेशों को जलवायु के अनुकूल, ठीक है, जलवायु के अनुकूल, क्लाइमेट माने जलवायु के अनुकूल समझने में मदद करता है। ठीक है, तो यही था इसका अर्थ। पहले एक बार मैं रीड कर दूं, फिर इसके हिंदी वर्जन को देखेंगे। तो जियोलॉजिकल फेनोमेना प्रोवाइड crucial insight into the history of mankind by revealing past environment, climate and the evolution of life. Studying fossils, rock layer and geological event help scientists understand human origins,
migration and adaptation to changing landscape and climate। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी वर्जन। भूगर्भीय घटनाएं मानव इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, जिसमें पिछले वातावरण, जलवायु और जीवन के विकास का खुलासा होता है। जीवाश्मों, चट्टान की परतों और भूगर्भीय घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक को मानव उत्पत्ति, प्रवास और बदलते परिदृश्यों को जलवायु के अनुकूल समझने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश टू हिंदी वर्जन में 9वें प्रश्न का भी आंसर। अब हम चलेंगे इसके आखिरी प्रश्न पर, यानी कि 10वां प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज द लैंड मास फ्रीड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, कि भूभाग को देशों में विभाजित होने के लिए कब मुक्त किया गया। ठीक है, भूभाग को देशों में विभाजित करने के लिए कब मुक्त किया गया था। उत्तर लिखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिंगल लैंड मास ब्रेकिंग इनटू सेपरेट कंट्रीज इज लिंक्ड टू प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नॉट ए सिंगल हिस्टोरिकल इवेंट। तो कह रहा है कि एक ही भूभाग के, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल लैंड मास ब्रेकिंग इनटू सेपरेट कंट्रीज, कह रहा है कि एक ही भूभाग के अलग अलग, ठीक है, अलग अलग देशों में टूटने की अवधारणा, ठीक है, अलग अलग देशों को टूटने की संभावना, अवधारणा प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नॉट ए सिंगल हिस्टोरिकल इवेंट, कि एक ही अवधारणा प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीप बहाव से जुड़ी है, न कि किसी एक ऐतिहासिक घटना से। कहने का तात्पर्य है कि एक ही भूभाग के अलग अलग देशों में टूटने की जो अवधारणा है वो प्लेट के टेक्टोनिक्स के महाद्वीपीय बहाव से जुड़ी है और नॉट ए सिंगल, न कि किसी एक हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि ऐतिहासिक घटना से। ठीक है, तो फिर यही था इसका अर्थ। फिर आगे कह रहा है कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों वर्षों में, ठीक है, लाखों वर्षों में द सुपर कॉन्टिनेंट पेंगाई ब्रोक अपार्ट, ठीक है, कह रहा है कि सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूट गया। ठीक है, लाखों वर्षों में सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूट गया। ठीक है, फिर कह रहा है ब्रोक अपार्ट, यानी कि टूट गया, इवेंचुअली फॉर्मिंग द कॉन्टिनेंट वी नो टुडे। ठीक है, इवेंचुअली, जिससे अंततः आज भी महाद्वीप बने, कि टूट गया जिससे अंततः कई सारे आज भी महाद्वीप बने। दिस प्रोसेस वॉज ग्रेजुअल, यह प्रक्रिया क्रमिक थी। क्या थी? यह प्रक्रिया क्रमिक थी। नॉट ए सडन इवेंट वेयर लैंड बिकेम फ्री टू सेपरेट, न कि कोई अचानक हुई घटना जिसमें भूमि मुक्त होकर अलग हो गई। ठीक है, न कि कोई अचानक हुई घटना जिसमें से भूमि जो है मुक्ति होकर अलग हो गई। ठीक है, मुक्त होकर के अलग हो गई। तो कहने का तात्पर्य था इस पूरे पैराग्राफ में कि ये जो भूभाग है वो अलग अलग देशों की अवधारणा प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपीय बहाव से जुड़ी थी, न कि किसी ऐतिहासिक घटना से। लाखों वर्षों में सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो पेंजिया टूट गया, जिससे अंततः आज भी महाद्वीप कई सारे बने, और यह प्रक्रिया एक क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि कोई अचानक हुई घटना जिसमें भूमि मुक्त होकर अलग हो गया। ठीक है, तो यही था आपके 10 क्वेश्चन का आंसर। एक बार आंसर हम रीड कर दें कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिंगल लैंड मास ब्रेकिंग इनटू सेपरेट कंट्रीज इज लिंक्ड टू प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नॉट ए सिंगल हिस्टोरिकल इवेंट। ओवर मिलियन ऑफ ईयर the supercontinent
Pangaea broke apart, eventually forming the continent we know today. This process was gradual, not a sudden event, where land become free to separate. ठीक है, चलिए इसका हम देखें हिंदी वर्जन, जिसमें हम लिखेंगे कि एक ही भूभाग के अलग अलग देशों में टूटने की अवधारणा प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीप के बहाव से जुड़ी थी, न कि किसी ऐतिहासिक घटना से। लाखों वर्षों में सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूट गया, जिससे अंततः आज के महाद्वीप बने। यह प्रक्रिया क्रमिक थी, न कि कोई अचानक हुई घटना जिससे भूमि मुक्त होकर अलग हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस 10वें क्वेश्चन का भी आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3 का शॉर्ट आंसर समाप्त किया पूरे 10 प्रश्न के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। बाकी सारे चैप्टर्स प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के सारे क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेरे पेज पर अपलोड कर दिया है, जिसका प्लेलिस्ट भी है, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे अपडेट्स आपको क्लास 12 के न्यू सिलेबस मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।